FIRs against the student protesters must be quashed. Plus, there are certain individual police officers who, in respect of whom public videos are available of very deep concern. Plus, there are police officers putting lathi in buttocks of women. अमित शाह की दिल्ली पुलिस जेन ज़ी प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने निकली थी। गुलामी के टाइम पे उन्होंने गोली मारी, आपने लाठी मारी। अब उसी पुलिस ऑपरेशन का हिसाब सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में माना है कि करीब 30,000 लोगों के प्रोटेस्ट में 5,000 पुलिस पर्सनल्स लगाए गए, क्राउड के अंदर प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स उतारे गए और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से 2,873 फेसेस पुलिस डेटाबेस से मैच किए गए। अब सुप्रीम कोर्ट फॉर्मर जजेस और सीनियर फॉर्मर पुलिस ऑफिसर्स वाली इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड कमिटी से पूरे ऑपरेशन की जांच करवाने की तरफ बढ़ रहा है। और जिन स्टूडेंट्स पर दिल्ली पुलिस ने FIRs दर्ज की थी, कोर्ट उन्हीं FIRs को आर्टिकल 142 से खत्म करने का विचार कर रहा है। यानी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट और अमित शाह की दिल्ली पुलिस के लिए कहानी उल्टी पड़ चुकी है। स्टूडेंट्स अकाउंटेबिलिटी मांगने सड़क पर आए थे, धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी गई, गवर्नमेंट को उनकी कई डिमांड्स माननी पड़ी और अब प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हुई पुलिस पावर खुद जुडिशियल स्क्रूटनी में है। जिन प्लेन क्लोथ्स लोगों को देखकर पूछा जा रहा था कि ये कौन है, दिल्ली पुलिस ने मान लिया हमारे ऑफिसर्स थे। जिस सर्वेलेंस पर सवाल उठे, पुलिस ने मान लिया फेशियल रिकॉग्निशन इस्तेमाल हुआ। और जिस ऑपरेशन को दिल्ली पुलिस सही बता रही है, सुप्रीम कोर्ट उसकी इंडिपेंडेंट जांच की तरफ बढ़ रहा है। तो इस वीडियो के 3 सवाल हैं। अमित शाह के होम मिनिस्ट्री के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस ने जेन ज़ी प्रोटेस्ट में 2,873 फेसेस स्कैन करने का फैसला किस अथॉरिटी पर लिया? बिना यूनिफॉर्म वाले पुलिस ऑफिसर्स को प्रोटेस्टर्स के बीच किस ऑपरेशनल ऑर्डर के तहत उतारा गया? और अगर दिल्ली पुलिस का पूरा ऑपरेशन इतना ही सही था, तो सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट कमिटी, प्रिजर्व CCTV बॉडी कैम रिकॉर्ड्स और स्टूडेंट FIRs में इंटरवेंशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? सबसे बड़ा नया डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमिटी है। दिल्ली पुलिस ने एफिडेविट देकर एक्सेसिव फोर्स के आरोपों को रिजेक्ट किया, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की अपनी सफाई को फाइनल वर्ड नहीं माना। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इंडिपेंडेंट कमिटी की तरफ बढ़ रही है, जिसमें फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, फॉर्मर हाई कोर्ट जज और सीनियर फॉर्मर पुलिस ऑफिशियल्स जैसे लोग शामिल हो सकते हैं। मतलब अब पुलिस अपने ही ऑपरेशन की कहानी खुद लिखकर फाइल बंद नहीं कर पाएगी। CCTV वीडियोस, डिप्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, प्रोटेस्ट वायलेंस और पुलिस कंडक्ट इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी में जाएंगे। और बात सिर्फ उस दिन तक सीमित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट फ्यूचर प्रोटेस्ट में ग्रेडेड यूज ऑफ फोर्स के गाइडलाइंस भी चाहता है। इसका मतलब जेन ज़ी प्रोटेस्ट अब सिर्फ एक क्लैश नहीं रहा, उस ऑपरेशन ने नेशनल पुलिसिंग स्टैंडर्ड पर सवाल खड़ा कर दिया। अगर एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट को फ्यूचर के लिए पुलिस फोर्स की बाउंड्रीज डिफाइन करनी पड़ रही है, तो उस दिन की पुलिसिंग को रूटीन क्राउड कंट्रोल कहकर खत्म नहीं किया जा सकता। अमित शाह यहां इसलिए सीधे सवालों के घेरे में है क्योंकि दिल्ली पुलिस यूनियन होम मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है। करीब 30,000 की क्राउड के लिए 5,000 पर्सनल डिप्लॉय हुए। स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस के प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर क्राउड के अंदर लगाए गए। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद थी। इतना बड़ा ऑपरेशन बिना कमांड चेन डिप्लॉयमेंट प्लान और अप्रूवल्स के नहीं चलता। इसलिए सवाल सिर्फ ग्राउंड पर दिखे कांस्टेबल या DCP का नहीं है, सवाल है कि होम मिनिस्ट्री के अंडर इस ऑपरेशन का प्रोटोकॉल किसने अप्रूव किया और किस लेवल पर उसकी मॉनिटरिंग हुई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने प्रोटेस्ट से कुछ ही दिन पहले चार्ज संभाला था। अब इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी में कमिश्नर ऑफिस से भी साफ होना चाहिए कि प्लेन क्लोथ्स डिप्लॉयमेंट किस लेवल पर तय हुई, फेशियल रिकॉग्निशन किस अथॉरिटी से चला और क्राउड कंट्रोल एस्केलेशन किस चेन ने अप्रूव किया। अब 2,873 वाले नंबर पर आइए। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ने प्रोटेस्ट के दौरान 2,873 लोगों को एग्जिस्टिंग पुलिस डेटाबेस से मैच किया। इनमें 2,402 क्राइम कुंडली डेटाबेस से और 471 डोजियर रिकॉर्ड से मैच बताए गए। पुलिस ने 92 लोगों के खिलाफ 10 से ज्यादा केसेस और 47 को हिस्ट्री शीटर्स बताया। लेकिन डेटाबेस मैच और प्रोटेस्ट में क्राइम करना एक ही बात नहीं है। किसी के खिलाफ पुराना केस होना यह प्रूव नहीं करता कि उसने उस प्रोटेस्ट में वायलेंस की। इसलिए असली सवाल 2,873 लोगों के कैरेक्टर का नहीं, स्टेट की सर्वेलेंस पावर का है।
पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में हजारों फेसेस कैप्चर हुए, सॉफ्टवेयर ने उन्हें क्रिमिनल डेटाबेस के अगेंस्ट रन किया। ये पावर किस क्लियर लीगल फ्रेमवर्क के तहत इस्तेमाल हुई? इंडिया में पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन के लिए डेडिकेटेड कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है, तो सिटीजन कैसे जाने कि उसका फेस कब स्कैन हुआ, डेटा कितने समय तक रखा गया, रॉन्ग मैच हुआ तो करेक्शन कैसे होगा, और सर्विलेंस की इंडिपेंडेंट ऑडिट कौन करेगा? टेक्नोलॉजी आगे है, अकाउंटेबिलिटी पीछे। इसलिए प्रोटेस्ट सर्विलेंस का कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। पिटिशनर्स बायोमेट्रिक सर्विलेंस और क्लियर गाइडलाइंस का सवाल उठा रहे हैं। असली मुद्दा यह है कि गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने भर से सिटीजन पुलिस डेटाबेस स्क्रीनिंग का सब्जेक्ट बन सकता है या नहीं। अब प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स पर आइए। वीडियो में बिना यूनिफॉर्म वाले लोग प्रोटेस्टर्स के बीच दिखाई दिए थे। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि ये उसके अपने स्पॉटर्स थे, स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस से। अब मिस्ट्री खत्म हुई, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का नया सवाल शुरू हुआ। यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ा नहीं है, ऑथोरिटी की पहचान है। अगर कोई पर्सनल कैजुअल क्लोथ्स में क्राउड के बीच किसी को पकड़ता है, धक्का देता है या फोर्स इस्तेमाल करता है, तो प्रोटेस्टर उस मोमेंट कैसे जाने कि सामने पुलिस ऑफिसर है? और अगर प्रोटेस्टर उस ऑर्डिनरी पर्सन समझकर रेजिस्ट करे, तो वही रेजिस्टेंस अगले पल पुलिस पर अटैक बन सकता है। इसलिए प्लेन क्लोथ्स डिप्लॉयमेंट के साथ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, रोल लिमिट्स और पोस्ट इंसिडेंट ट्रेसेबिलिटी साफ होनी चाहिए। यही अब इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी में देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस प्रिजर्व करने पर जोर दिया है। सीसीटीवी, ड्रोन फुटेज, बॉडी वर्न कैमरास रिकॉर्डिंग्स, ऑफिशियल वीडियोग्राफी, वायरलेस कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स, पीसीआर लॉग्स और एम्युनिशन रिकॉर्ड्स, यही डॉक्यूमेंट्स इस केस को स्लोगन से फैक्ट्स तक ले जाएंगे। वायरल क्लिप 10 सेकंड दिखाता है, लेकिन वायरलेस लॉग बताएगा ऑर्डर क्या था, सीसीटीवी बताएगा कन्फ्रंटेशन कैसे शुरू हुआ, डिप्लॉयमेंट रिकॉर्ड बताएगा ऑफिसर कहां था, एम्युनिशन लॉग बताएगा कौन सा वेपन इस्तेमाल हुआ। यही पैलेट गन का सवाल आता है। दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन इस्तेमाल होने के आरोपों को इनिशियली डिनाई किया था। बाद में रैपिड एक्शन फोर्स से जुड़े रिकॉर्ड्स में पैलेट राउंड्स फायर होने की बात सामने आई और इंजर्ड प्रोटेस्टर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने आरएएफ का एम्युनिशन लॉग प्रिजर्व करने को कहा और पैलेट गन यूज के प्रोटोकॉल का सवाल उठाया। अब 3 आंसर्स चाहिए। किस थ्रेट के रिस्पांस में पैलेट एम्युनिशन इस्तेमाल हुआ, किस लेवल पर अप्रूवल मिला, और क्या उससे पहले लोअर फोर्स ऑप्शंस एग्जॉस्ट हुए थे? अगर सुप्रीम कोर्ट फ्यूचर प्रोटेस्ट्स के लिए ग्रेडेड यूज ऑफ फोर्स की गाइडलाइंस चाहता है, तो उस दिन की एस्केलेशन चेन अब पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। अब एफआईआर्स का ट्विस्ट देखिए। जिन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पर पुलिस केसेस दर्ज हुए, उन्हीं केसेस को सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 इस्तेमाल करके खत्म करने पर विचार कर रही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल उठाया और ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को क्रिमिनल से अलग देखने की बात कही। सवाल यह है कि स्टूडेंट्स के केसेस यहां तक पहुंचे ही क्यों? जेन ज़ी प्रोटेस्ट के बाद पॉलिटिकल सेटलमेंट में प्रोटेस्टर्स के खिलाफ केसेस हटाने की बात पहले ही सामने आ चुकी थी। धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ा, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स प्रोटेस्ट लीडर्स के साथ बैठे, एग्जाम रिफॉर्म्स और दूसरी डिमांड्स पर कंसेशन हुए। अगर प्रोटेस्ट खत्म करवाते समय केसेस हटाने का कमिटमेंट था, तो सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर रिलीफ की जरूरत क्यों बची? पॉलिटिकल टेबल पर प्रॉमिस हुआ, पुलिस स्टेशन तक इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ? यही जेन ज़ी प्रोटेस्ट की दूसरी बड़ी राजनीतिक कहानी बनती है। पहली लड़ाई एग्जामिनेशन अकाउंटेबिलिटी की थी, जिसने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर की कुर्सी हिला दी। अब दूसरी लड़ाई स्टेट अकाउंटेबिलिटी की है। पुलिस एक्शन इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी में है, एफआईआर्स रिव्यूज हो रही हैं और सर्विलेंस की सीमा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अब अलग अलग सवाल बनते हैं। मोदी से सवाल है कि एग्जाम सिस्टम की फेलियर्स ने स्टूडेंट्स को सड़क पर क्यों पहुंचाया और डिमांड्स मानने के बाद इंप्लीमेंटेशन पूरा क्यों नहीं हुआ। अमित शाह से सवाल है कि होम मिनिस्ट्री के अंडर दिल्ली पुलिस ने सर्वेलेंस, प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स, स्पेशलाइज्ड यूनिट्स और हैवी डिप्लॉयमेंट किस प्रोटोकॉल के तहत इस्तेमाल किया। अगर ऑपरेशन लॉफुल था, तो पूरा कमांड रिकॉर्ड इंडिपेंडेंट कमेटी के सामने बिना हेजिटेशन रखा जाना चाहिए। कमिश्नर अनुराग कुमार से भी सवाल है कि 5000 पर्सनल वाले ऑपरेशन की चेन ऑफ कमांड क्या थी, फेशियल रिकॉग्निशन किस लेवल पर ऑथराइज हुआ और प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स को क्या इंस्ट्रक्शंस थे। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का मतलब सिर्फ प्रोसीजरल लैप्सेस लिखना नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेजिग्नेशन तक पहुंचनी चाहिए। इस केस का असर दिल्ली से बाहर भी जा सकता है।
अगर सुप्रीम कोर्ट नेशनल गाइडलाइंस बनाता है तो फ्यूचर में पुलिस कब फेशियल रिकग्निशन यूज कर सकती है, प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स के आइडेंटिफिकेशन रूल्स क्या होंगे, फोर्स किस क्रम में एस्केलेट होंगी, पैलेट वेपन्स के अप्रूवल का स्टैंडर्ड क्या होगा और प्रोटेस्टर्स के बायोमेट्रिक डेटा को कितने समय तक रिटेन किया जा सकता है, इन सब पर प्रेसिडेंट बन सकता है। और यही इस पूरी कहानी का फाइनल पॉइंट है। जेन ज़ी स्टूडेंट्स पेपर लीक और एग्जामिनेशन अकाउंटेबिलिटी मांगने सड़क पर आए थे, लेकिन अब उनका प्रोटेस्ट इंडिया में पुलिस सर्विलेंस और प्रोटेस्ट पुलिसिंग के रूल्स बदलने की वजह बन सकता है। रिकॉर्ड पर प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स हैं, रिकॉर्ड पर फेशियल रिकॉग्निशन है, 2873 डेटाबेस मैचेस हैं, पैलेट एम्यूनेशन की स्क्रूटनी है, स्टूडेंट एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के सामने है और पूरा ऑपरेशन इंडिपेंडेंट कमेटी की तरफ जा रहा है। अब फैसला दिल्ली पुलिस के एफिडेविट से नहीं, एविडेंस से निकलेगा। अमित शाह के होम मिनिस्ट्री को कमांड चेन एक्सप्लेन करनी होगी, दिल्ली पुलिस को ऑपरेशनल रिकॉर्ड्स रखने होंगे और कमेटी को तय करना होगा कि स्टेट ने लॉ इन्फोर्स किया या अपनी पावर की सीमा पार की। क्योंकि डेमोक्रेसी की असली परीक्षा तब होती है जब हजारों यंग सिटीजन्स सरकार से नाराज होकर सड़कों पर खड़े हों। उस समय स्टेट उन्हें सिटीजन्स की तरह ट्रीट करता है या सिक्योरिटी सब्जेक्ट्स की तरह, यही उसकी डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी बताता है। और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये इंडिपेंडेंट प्रोब सच में ऑर्डर्स देने वाले लोगों तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगी या आखिर में फिर प्रोसीजरल लैप्सेस लिखकर मामला खत्म हो जाएगा। पहले सिर्फ 2 शब्दों में जवाब दीजिए, अकाउंटेबिलिटी या क्लीन चिट, और फिर अपनी वजह बताइए। अगर आपको लगता है कि अमित शाह के होम मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस की पूरी कमांड चेन को इस ऑपरेशन पर पब्लिक जवाब देना चाहिए तो वीडियो को शेयर कीजिए और नो नॉनसेंस को सब्सक्राइब कीजिए। दिस वाज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।